Hello students, myself Mahinder, Assistant Professor of Mathematics, Government College Chachuroli, यमुनानगर, हरियाणा। स्टूडेंट, हमने लास्ट लेक्चर्स में रिंग, फील्ड और इंटीग्रल डोमेन के बारे में पढ़ा था। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है सब रिंग। अगर R एक रिंग हो दो बाइनरी ऑपरेशन के साथ, रिंग हमेशा दो बाइनरी ऑपरेशन के साथ होता है। यूजुअली हम उसको एडिशन और मल्टीप्लिकेशन बोल देते हैं, पर आप उसको कोई और नाम भी दे सकते हो। तो उसके साथ 8 प्रॉपर्टीज, उन दो ऑपरेशन के साथ 8 प्रॉपर्टीज जो सेट रखता है नॉन एम्प्टी सेट, उस सेट को हम रिंग बोलते हैं। दो ऑपरेशन के साथ 8 प्रॉपर्टीज को जो सेटिस्फाई करे, जिनमें 5 प्रॉपर्टी एडिशन की रहती हैं, 2 प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की और एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जिसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों का रिएक्शन होता है। तो ऐसे एक नॉन एम्प्टी सबसेट हो R का सच दैट S itself is a ring अंडर द सेम बाइनरी ऑपरेशन। अब हमने जो लास्ट सब ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ी थी, सब ग्रुप किसको बोलते थे? एक सबसेट जो खुद ग्रुप बन जाए सेम बाइनरी ऑपरेशन के साथ, उसको हम सब ग्रुप बोलते थे। सेम उसी तरह से सब रिंग कौन है? जो सेम बाइनरी ऑपरेशन के साथ सबसेट हो और सेम बाइनरी ऑपरेशन के साथ रिंग बन जाए, यानी छोटा रिंग होता है वो। तो हमारे रिंग में कंटेंट है, इसलिए उसका नाम सब रिंग रखते थे। जैसे Z खुद एक रिंग बना, Z एक रिंग बन रहा है पर Q से छोटा है। रेशनल नंबर के अंदर हर इंटीजर कंटेन होता है। इसी तरह से Q सब रिंग बनता है R का। हर रेशनल नंबर रियल नंबर तो होता ही है। तो 0 और R, 0 का मतलब जिसमें एडिटिव आइडेंटिटी हो, R, ये दोनों हमेशा सब रिंग बनते हैं खुद के R के। तो इनको इम्प्रॉपर सब ग्रुप बोलते हैं। इसके अलावा जो भी सब रिंग बोलते हैं इम्प्रॉपर सब रिंग। इसके अलावा जो भी अलग सब रिंग आएंगे वो प्रॉपर सब रिंग होंगे। सेम इसी तरह से इम्प्रॉपर सब ग्रुप और प्रॉपर सब ग्रुप का टॉपिक भी पीछे आया था। तो कुछ थ्योरम्स हैं सब रिंग के लिए। ये ऑलरेडी ग्रुप में हम ये कर चुके हैं कि सब ग्रुप जो रहता है उसमें 2 एलिमेंट अगर हों तो उसका डिफरेंस भी जाता है। तो ये सब रिंग के लिए भी है। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट S टू बी सब रिंग ऑफ R ए बी बिलोंग्स टू एस इम्प्लाइज ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस। ये तो हो गया एडिशन के लिए कि एडिशन में सब ग्रुप बनता है तो ये चीज़ें होती हैं। मल्टीप्लिकेशन में अगर ए और बी एस में है तो ए डॉट बी भी एस में होगा। कंडीशंस आर नेसेसरी। मान लिया एस सब रिंग है, अगर एस सब रिंग है तो खुद एक रिंग बनेगा। ए और बी हमने लिए हैं एस से, पहली कंडीशन प्रूव करने जा रहे हैं। सब रिंग मान के ये 2 कंडीशन प्रूव करेंगे। ए और बी एस से लिए हैं, एस एक सब रिंग है तो एडिटिव इनवर्स भी होगा, तो बी का इनवर्स माइनस बी भी होगा। बाय क्लोजर लॉ ए और माइनस बी चले गए एस में, तो उनका एड सम भी एस में जाएगा। सम मतलब क्या होगा? ए प्लस माइनस बी, ए माइनस बी बनेगा, डिफरेंस बनेगा। तो ए माइनस बी एस में चला गया। एस क्योंकि ऑलरेडी एक रिंग था इसलिए वो क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह से ए और बी एस से लिया तो ए डॉट बी भी एस में होगा। एस क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, रिंग है तो ये दोनों चीज़ें पूरी हो जाएंगी। कंडीशंस आर सफिशिएंट। सफिशिएंट में आप क्या करोगे? इन 2 प्रॉपर्टी से 8 प्रॉपर्टी प्रूव करोगे। इन 2 प्रॉपर्टी से 8 प्रॉपर्टीज, 8 प्रॉपर्टीज आर देयर। तो ए और बी अगर एस में है तो ए माइनस बी, ए डॉट बी एस में होगा, ये दिया हुआ है। अब आप क्या करो, यहाँ से ए और बी की जगह ए और ए ले लो, ताकि ए और ए का डिफरेंस क्या आता है? एडिटिव आइडेंटिटी आता है। इट इज़ नॉट डिफरेंस। अगर हम इसको ध्यान से देखें, ये ए में ए का इनवर्स जोड़ा जा रहा है, एडिटिव इनवर्स। तो जब भी किसी एलिमेंट में उसका एडिटिव इनवर्स जोड़ा जाता है तो वो आइडेंटिटी देता है, एडिटिव आइडेंटिटी बिलोंग्स टू एस। यहाँ से एडिटिव आइडेंटिटी एस में आ गई। उसके बाद 0 एस में है, ए एस में है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग 0 माइनस ए भी एस में होगा। ठीक है जी। तो हर एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स भी आ गया, एडिटिव आइडेंटिटी आ गई, एडिटिव इनवर्स आ गया। अब ए एस में है और क्योंकि बी एस में है तो माइनस बी इस वाले पार्ट से माइनस बी भी एस में होगा। तो ए माइनस माइनस बी यानी ए प्लस बी बिलोंग्स टू एस। यहाँ से क्लोजर लॉ आ गया एडिशन का। तो एडिशन का क्लोजर लॉ, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, ये 3 चीज़ें आ चुकी हैं। बचा क्या? कम्यूटेटिव लॉ, एडिशन का कम्यूटेटिव लॉ और एडिशन का एसोसिएटिव लॉ।
अगर आप 3 एलिमेंट लेते हो, एसोसिएटिविटी और कम्यूटेटिविटी की बात करेंगे, अगर आप कोई भी 3 एलिमेंट एस से लेते हो तो एस किसका सबसेट है? आर का। यानी अगर ए बी सी एस से होंगे तो ए बी सी आर में तो होंगे ही, और अगर वो आर में है तो उसमें एसोसिएटिव लॉ ट्रू हो जाएगा, ए इंटू बी सी इक्वल टू ए बी इंटू सी, क्योंकि आर के सारे एलिमेंट एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करते हैं, तो प्रोडक्ट में भी और एडिशन में भी। यानी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, तो वो चीज़ क्योंकि आर में ट्रू है इसलिए एस में तो ट्रू होगी ही। ठीक है जी। तो एसोसिएटिविटी और कम्यूटेटिविटी हमेशा एस में होल्ड करेंगे क्योंकि वो एज दे होल्ड इन आर उसके यूनिवर्सल सेट में होल्ड करते हैं। अब कम्यूटेटिविटी क्या होती है? ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। अगर ए और बी आपने एस से ले लिए तो एस तो आर में कंटेन्ड है, तो ए और बी आर से भी होंगे, अगर एस से हैं तो आर में तो होंगे ही। तो आर में हर एलिमेंट के लिए, हर 2 एलिमेंट के लिए ए बी बी ए बराबर होते हैं, कम्यूटेटिव लॉ एग्जिस्ट करता है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है। तो कम्यूटेटिव लॉ क्योंकि आर में था इसलिए एस में भी हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये ऑलरेडी ग्रुप वाले सेक्शन में डिस्कस हो चुका है कि कुछ प्रॉपर्टीज़ जनरली ऐसे ही इम्प्लाई कर जाती हैं डायरेक्टली। तो एसोसिएटिविटी, कम्यूटेटिविटी और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मल्टीप्लिकेशन का एसोसिएटिविटी भी और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है? ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, यानी ए डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब एक बात जनरल सी समझने की है, अगर कोई चीज़ आर में ही ट्रू हो गई, बड़े सेट में ट्रू हो गई, तो वो सेम 3 एलिमेंट जब आप एस से लोगे तो वो सेम 3 एलिमेंट आर में भी जाएंगे। अगर वो आर में जाएंगे ही, अगर वो आर में जाएंगे ही, ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर ये चीज़ आर में ट्रू है तो आर में ये चीज़ हो जाएगी, पर अगर आप ए बी सी एस से लोगे तो एस आर में कंटेन्ड है इसलिए ए बी सी आर में होंगे, एस में है तो आर में होंगे, आर में है तो ये चीज़ ट्रू हो जाएगी, और इसका मतलब एस के एलिमेंट के लिए भी ये चीज़ ट्रू हो गई। तो इसी तरह से एसोसिएटिव लॉ भी हो जाएगा डायरेक्ट कि ए बी सी अगर एस में है तो आर में होंगे, आर में है तो ये ट्रू है, ये ट्रू है तो एस के एलिमेंट के लिए एसोसिएटिव हो गया। तो ये जो 4 प्रॉपर्टीज़ हम अभी बात कर रहे हैं, एसोसिएटिविटी एडिशन, कम्यूटेटिविटी एडिशन, एसोसिएटिविटी मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये चारों प्रॉपर्टी डायरेक्ट इम्प्लाई हो जाएंगी, डायरेक्ट एग्जिस्ट करेंगी। तो ये लिखा भी हुआ है, दे होल्ड इन आर, क्योंकि वो एस में है, एस में है तो आर में होंगे, और आर में ये होल्ड करती हैं दोनों, इसलिए आर के हर एलिमेंट के लिए ट्रू होंगी, तो एस के एलिमेंट भी आर के हैं। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट एस टू बी सब रिंग ऑफ आर आर एस प्लस माइनस एस इक्वल टू एस, एस एस कंटेन इन एस। इसको प्रूव करते हैं। मान लिया सब रिंग है, सब रिंग है, एक्स ले लिया, एस प्लस माइनस एस से एक्स किस तरह का नजर आएगा? इस तरह का नजर आएगा। तो अब ये तो क्योंकि जो एक्स है वो ए प्लस माइनस बी, यानी ए एस से है और माइनस बी माइनस एस से है, यानी बी भी एस से है। तो ए और बी अगर एस से हैं तो उनका डिफरेंस भी एस में जाएगा, क्योंकि एस इज अ सब रिंग। अभी भी हमने प्रूव किया था ये। ठीक है जी। तो ए और माइनस बी, अब जनरल सी बात है, अगर ए एस में है, बी एस में है, तो माइनस बी भी एस में होगा, उनका सम क्लोजर लॉ से भी एस में होगा, क्योंकि एस ऑलरेडी एक रिंग मान के चल रहे हो आप, सब रिंग मतलब रिंग। तो ए माइनस बी एस में चला गया, यानी हमने एस प्लस माइनस एस से एक एलिमेंट लिया था, एस में चला गया, यानी ये कंटेन हो गया एस में। उसके बाद y ले लेते हैं एस से, y को लिख सकते हो y प्लस जीरो, उसको लिख सकते हो y प्लस माइनस जीरो, y एस में है, जीरो भी एस में है। जीरो एस में कैसे है? एस एक रिंग है, रिंग है तो एडिटिव आइडेंटिटी तो उसके पास होगी ही, तो y प्लस माइनस जीरो भी एस प्लस माइनस एस में होगा। यहाँ से आपने प्रूव कर दिया कि एक एलिमेंट जो आप एस से लेके चले थे वो पहुँच गया एस प्लस माइनस एस में, हेंस एस कंटेन इन एस प्लस माइनस एस, यानी ये इसमें कंटेन, ये इसमें कंटेन, तो दोनों बराबर आ गए। अब दूसरा पार्ट करते हैं। x बिलोंग्स टू एस एस, एक्स इज इक्वल टू ए बी, ए बिलोंग्स टू एस, बी बिलोंग्स टू एस। अब एस तो रिंग है, रिंग है तो ए बी भी एस में होगा, क्लोजर लॉ बाय ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो आप x लेके चले थे ए बी के बराबर, ए बी एस में चला गया, x एस में चला गया, कहाँ से लिया था? एस एस से, एस एस कंटेन हो गया एस में। ठीक है जी। तो यही हमने प्रूव करनी थी, 2 कंडीशन, यही 2 कंडीशन हमने प्रूव करनी थी। तो नेक्स्ट है कंडीशंस आर सफिशिएंट।
मान लिया दोनों बातें ट्रू हैं। अब हम इसको सब रिंग प्रूव करेंगे। सब रिंग प्रूव करने के लिए ये क्या करेगा, ये ए और बी एस से लेके चलेगा, ए माइनस बी को एस में लाएगा और ए बी को एस में लाएगा। फिर ये पिछली थ्योरम के अकॉर्डिंग ये बोल देगा कि ये जो दो कंडीशन पूरी होती हैं, ए माइनस बी और ए बी बिलोंग्स टू एस, इससे ये खुद एक रिंग बन जाता है। तो यही बात यहाँ हो जाएगी। ए बी एस में है तो ए प्लस माइनस बी एस प्लस माइनस एस में होगा। एस प्लस माइनस एस कौन है, पहला एलिमेंट भी एस का, दूसरा एलिमेंट माइनस लगा के एस का। तो ए प्लस माइनस बी एस प्लस माइनस एस में होगा। एस प्लस माइनस एस तो एस के बराबर है, यानी ए प्लस माइनस बी एस में होगा, बराबर लेके चल रहे हैं तो ए माइनस बी एस में चला गया। इसी तरह एस 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 में है तो ए इंटू बी भी एस में होगा। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस सेटिस्फाइज बोथ द कंडीशन सब रिंग ऑफ आर। इंटरसेक्शन ऑफ टू सब रिंग इज ऑलरेडी अ रिंग, इज ऑल्सो अ सब रिंग। तो ये प्रूव करेंगे दो सब रिंग का इंटरसेक्शन भी एक सब रिंग होता है, रिंग होता है। सबसे पहली बात S1 S2 अगर दो सब रिंग है तो कम से कम एडिटिव आइडेंटिटी तो उनमें होगी ही। एडिटिव आइडेंटिटी के बिना तो कोई सब रिंग बन ही नहीं सकता, क्योंकि उसको रिंग बनना पड़ेगा। रिंग बनना पड़ेगा तो तीसरी प्रॉपर्टी एडिशन की यही है कि इसके पास एडिटिव आइडेंटिटी होनी चाहिए, यानी कम से कम उसके पास एक एलिमेंट होगा ही। तो दोनों के पास कम से कम जीरो तो होगा ही। अगर जीरो दोनों के पास है तो इंटरसेक्शन में चला गया, इंटरसेक्शन में चला गया तो इंटरसेक्शन आ गई नॉन एम्प्टी। पहली कंडीशन किसी को भी रिंग प्रूव करना हो, सब रिंग प्रूव करना हो तो नॉन एम्प्टी प्रूव करो, उसमें एडिटिव आइडेंटिटी लेके जाओ। अगली बात है कि ए और बी अगर S1 इंटरसेक्शन S2 में है तो ए माइनस बी भी होगा। ए और बी अगर S1 इंटरसेक्शन S2 में है तो ए डॉट बी भी होगा। अगर ये दो कंडीशन ये पूरा कर देती हैं S1 इंटरसेक्शन S2, तो इन दो कंडीशन से एक थ्योरम अप्लाई हो जाएगी और ये बन जाएगा सब रिंग। ठीक है जी, जिसके पास ये दो कंडीशन होती हैं वो सब रिंग होता है। तो ए और बी S1 इंटरसेक्शन S2 से ले लिया। अगर ए और बी S1 इंटरसेक्शन S2 से है तो S1 में भी होगा, S2 में भी होगा। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में कॉमन। S1 S2 दोनों सब रिंग है, ऑलरेडी दे रखा है। अगर ऑलरेडी सब रिंग है तो ए माइनस बी S1 में जाएगा, ए माइनस बी S2 में भी जाएगा, इंटरसेक्शन में चला जाएगा। इसी तरह ए डॉट बी S1 में जाएगा, ए डॉट बी भी S2 में जाएगा, तो ए माइनस बी S1 इंटरसेक्शन S2 में चला जाएगा, ए डॉट बी भी S1 इंटरसेक्शन S2 में चला जाएगा। यही हमने प्रूव करना था। आर्बिट्रेरी के लिए, आर्बिट्रेरी मतलब जितनी मर्जी हो, फाइनाइट सब रिंग हो, गिनती के हों, अनगिनत हों। तो इसमें इसने एक फैमिली ले ली आई बिलोंग्स टू टी। अब आई बिलोंग्स टू टी से क्या होता है कि आप इनफाइनाइट मेंबर भी ले सकते हो, फाइनाइट भी ले सकते हो। इसको हम फैमिली ऑफ सब रिंग बोल रहे हैं। फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू टी एस आई आर सब रिंग्स। ये जो एस आई हैं ये सब रिंग हैं सारे के सारे। तो इंटरसेक्शन कर देंगे एस आई बिलोंग्स टू टी की, देखेंगे कि ये सब रिंग बनेगा नहीं बनेगा। प्रूव करने को यही बोला गया हमको कि इंटरसेक्शन को सब रिंग प्रूव करो। पहली बात, सारे सब रिंग है तो सबके पास जीरो तो होगा ही, सबके पास जीरो होगा तो सबकी इंटरसेक्शन में जाएगा, सबकी इंटरसेक्शन में जाएगा तो एस में चला जाएगा, एस में जाते ही एस नॉन एम्प्टी आ गया। अगली बात, ए और बी आप लेके चलोगे एस आई से, एस से। अगर एस से लोगे तो इंटरसेक्शन में होगा, इंटरसेक्शन में होगा तो सब में होगा। इंटरसेक्शन कौन होता है, कॉमन एलिमेंट्स होते हैं। तो ए और बी अगर एस में है तो कॉमन होगा सब में, कॉमन होगा तो सारे एस आई में होगा, सारे एस आई में होगा तो उनका डिफरेंस भी एस आई में होगा, क्योंकि एस आई ऑलरेडी एक सब रिंग है। डिफरेंस भी होगा, प्रोडक्ट भी होगा। जैसे डिफरेंस और प्रोडक्ट सब में होगा, सबकी इंटरसेक्शन में होगा, इंटरसेक्शन में होते ही एस में चला जाएगा, एस एक सब रिंग बन जाएगा। सेंटर ऑफ रिंग, सेंटर ऑफ ग्रुप पढ़ा था। सेंटर ऑफ ग्रुप वो होता था जिसमें वो सारे एलिमेंट आते थे जो सारे एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करते थे। जैसे एक्स सेंटर में जाएगा अगर वो जी के सारे एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा। उसी तरह सेंटर ऑफ रिंग क्या है, वो सारे एलिमेंट आएंगे जो सारे एलिमेंट के साथ कम्यूट करें। यानी वो आर आएगा जो सारे एक्स के साथ कम्यूट करे, आर एक्स इक्वल टू एक्स आर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। एक इंटरेस्टिंग बात होती है, जो ये आप सेंटर ऑफ रिंग ले रहे हो, अगर आप कम्यूटेटिव रिंग ले लो, कम्यूटेटिव रिंग होता है जिसमें सारे एलिमेंट आपस में कम्यूट करते हैं। तो उसमें जब आप ये बात करोगे कि जो एलिमेंट सबके साथ कम्यूट करे, उसमें तो सारे एलिमेंट सबके साथ कम्यूट करते हैं, क्योंकि कम्यूटेटिव रिंग है। तो जो जेड आर है वो पूरे के पूरे रिंग के इक्वल आ जाता है। ठीक है जी, तो जेड आर, और कम से कम इसमें आइडेंटिटी तो होता ही है। आप सोच के देखो, आइडेंटिटी वो एलिमेंट है जिसके साथ किसी को भी हम अगर मल्टीप्लाई करें, हम किसी के साथ भी आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई करें, आर ई इंटू एक्स लिखे हैं यहाँ पे, तो एक्स इंटू ई हो या ई इंटू एक्स हो, वैल्यू हमेशा सेम आएगी। फॉर ऑल एक्स सेम आएगी, क्योंकि आइडेंटिटी की डेफिनेशन यही कहती है यूनिटी की।
इसलिए इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट तो रहता ही है। जेड आर को सेंटर प्रूव करेंगे, सॉरी सब रिंग प्रूव करेंगे, सेंटर है जेड आर। तो जीरो इसने मल्टीप्लाई करके देखा, 0 × x हो या x × 0 हो, जीरो ही आएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर। कोई भी x आप ले आओ, जीरो से मल्टीप्लाई करने पर जीरो ही आएगा। तो जीरो बिलोंग्स टू जेड आर। ये जो इसने जीरो वाली बात करी है, ये ऑलरेडी आप डिस्कस कर सकते हो या कर चुके हो। मैं अगर 0 × x कर रहा हूँ, मैं 0 × x कर रहा हूँ, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है a - a × x विच कैन बी रिटर्न एज ax - ax विच इज़ 0। इसी तरह x × 0 कर रहा हूँ तो x × a - a, तो ये क्या बनेगा? xa - xa इज इक्वल टू 0। इसलिए ये जो 0x(x0) है ये इक्वल टू 0 ही आएगा। ये हमने प्रूव कर दिया अभी। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r ये ट्रू होता है। इसलिए जेड आर के पास कम से कम 0 तो है, इसका मतलब ये नॉन एम्प्टी है। हमको जब भी जेड आर को या किसी भी सेट को सब रिंग प्रूव करना होता है तो पहला काम नॉन एम्प्टी का होता है। R1 R2 जेड आर से ले लिए। R1 अगर जेड आर में है तो सबके साथ कम्यूट करेगा, R2 अगर जेड आर में है सबके साथ कम्यूट करेगा। अब आप R1 - R2 को ट्राई करो। R1 - R2 डिस्ट्रीब्यूटिव ला लग गया, R1x R2x आ गया। कौन सा लगा डिस्ट्रीब्यूटिव ला? राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगा। कैसे लग सकता है? क्योंकि x कहाँ से है जी? r से है। R1 R2 कहाँ से है? जेड आर से हैं। अगर वो जेड आर से हैं तो r में तो होंगे ही। तो ये तीनों एलिमेंट r के हैं। r के अगर एलिमेंट है तो इस पे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ला लग जाएगा। अब R1x की वैल्यू XR1 है, R2x की वैल्यू XR2 है, पुट कर दो। अब राइट लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगा दो। पहले राइट लगाया था, राइट से डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, अब लेफ्ट से हो जाएगा। तो लेफ्ट से x कॉमन आ गया, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगा दिया। कॉमन आने को ही डिस्ट्रीब्यूटिव ला बोलते हैं। x कॉमन आ गया तो इधर आप देखो x राइट में है, इधर लेफ्ट में है, इसलिए आप R1 - R2 ने हमारी बात को मान लिया है, जेड आर में चला गया। R1 R2x लेंगे तो R1 × R2x आएगा। R2 ये एक तरह से एसोसिएटिव ला प्रोडक्ट वाला लगाया इसने मल्टीप्लिकेशन का। फिर दोबारा वही बात, तीनों एलिमेंट R के हैं, मल्टीप्लिकेशन का एसोसिएटिव ला तो होल्ड करेगा ही। R1 R2x एसोसिएटिव ला लगा दिया, R2x बन गया, XR2 बन गया। R1x को हम फिर दोबारा एसोसिएटिव ला लगाएंगे, R1x आ जाएगा। फिर दोबारा XR1 बन जाएगा। फिर दोबारा आप अब इसको एसोसिएटिव ला लगा के R1 R2 को अलग कर लो। R1 R2 देखो पहले लेफ्ट में था, अब राइट में आ गया, यानी कम्यूट कर गया, जेड आर में चला गया। जेड आर के पास दोनों चीज़ें चली गई, R1 R2 भी और डिफरेंस भी। ये दो कंडीशन जो पूरी करता है वो सब रिंग बनता है, अभी देखा था। एग्जाम्पल नंबर 1, सेट ऑफ इंटीजर इज सब रिंग ऑफ रेशनल नंबर्स। देखते हैं, जेड एक सबसेट होता है रेशनल का, आपको पता है कैसे। कोई भी अगर आप जेड का एलिमेंट लेते हो, इंटीजर लेते हो, तो वो होता है टाइप 2 3 4 करके। ये नंबर्स होते हैं, जीरो भी हो सकता है। तो आप कोई भी नंबर अगर आप लेते हो, मान लो आपने 5 ले लिया, तो 5 को 5/1 लिख सकते हो। तो जो p/q की फॉर्म के होते हैं वो रेशनल होते हैं, इसलिए हर इंटीजर रेशनल हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं z क्या सब रिंग बनेगा q का। तो उसके लिए वही सेम बात। पहली बात तो z नॉन एम्प्टी होना चाहिए, होता है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं। एडिटिव आइडेंटिटी तो इसके पास है ही, तो नॉन एम्प्टी हो गया। a और b अगर z में है तो डिफरेंस, यानी a और b अगर इंटीजर है तो उनका डिफरेंस भी इंटीजर होगा। इंटीजर और नॉन इंटीजर में क्या फ़र्क होता है? इंटीजर होते हैं जिनमें डेसिमल नहीं आता, नॉन इंटीजर में डेसिमल आता है। तो a और b अगर नॉन डेसिमल नंबर है तो उनका डिफरेंस भी नॉन डेसिमल होगा। a और b अगर डेसिमल नंबर है, नॉन डेसिमल नंबर है, तो उनका प्रोडक्ट, सॉरी इंटीजर है यानी नॉन डेसिमल नंबर है, तो उनका प्रोडक्ट भी डेसिमल नंबर आएगा, सॉरी नॉन डेसिमल नंबर ही आएगा। डेसिमल क्रिएट नहीं होता है खुद से, डिफरेंस करेंगे तो भी इंटीजर रहेगा, पूर्णांक रहेगा, कोई डेसिमल नहीं आएगा। प्रोडक्ट करेंगे तब भी कोई डेसिमल नहीं आएगा। जिसमें डेसिमल आ जाए वो नॉन इंटीजर होते हैं। इसके बाद एग्जांपल नंबर 2, 2 × 2 की मैट्रिक्स ले रखी हैं, ओवरफील्ड ऑफ रियल नंबर। ओवरफील्ड ऑफ रियल नंबर का मतलब होता है इसके अंदर जो एंट्रीज आएंगी वो रियल नंबर के सेट से आएंगी, और रियल नंबर का सेट फील्ड बना था, हमने पीछे देखा है, इसलिए फील्ड ऑफ रियल नंबर उसको बोल दिया। m सबसेट है r का, और इस तरह का है कि उसमें पहले कॉलम में नॉन जीरो नॉन आइडेंटिकल एलिमेंट आ रहे हैं, ए बी, मतलब नॉन जीरो एलिमेंट आ रहे हैं। इट इज़ नॉट अबाउट नॉन आइडेंटिकल, 0 0। प्रूव करना है m एक सब रिंग बनेगा, देख लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमको ये देखना है कि क्या 0 0 0 0 m में है। अब m कौन है? m है वो
वो सेट जिसके अंदर इस तरह के एलिमेंट आए। यानी कंडीशन तो ये हुई कि उसका सेकंड कॉलम हमेशा जीरो होना चाहिए। ए बी के बारे में कहीं लिख नहीं रखा है इसमें कि ए बी कैसा होगा, जीरो होगा, नॉन जीरो होगा। सिर्फ ये बोला गया है, कंडीशन ये है कि जो दूसरा कॉलम है हमेशा जीरो होगा। तो अगर हम 0 0 0 0 की बात करें, वो एडिटिव आइडेंटिटी आर की ज़रूर है, क्योंकि आप किसी भी मैट्रिक्स में इसको जोड़ोगे 2 गुना 2 की मैट्रिक्स में, तो हमेशा वो सेम मैट्रिक्स आएगी। तो 0 0 0 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ आर लाइज इन एम ऑल्सो। अब एम में कैसे लाई करेगी, इसका दूसरा कॉलम कैसा है, जीरो। एम में वो एलिमेंट आएंगे, वो मैट्रिसेस आएंगे जिसका सेकंड कॉलम जीरो हो। तो 0 0 0 0 भी एम में होगा, एम नॉन एम्प्टी हो गया। अब आप दो एलिमेंट ले लो एम के, ए ले लिया, बी ले लिया, ए बी 0 0, सी डी 0 0। डिफरेंस करेंगे तो इसी तरह का ही आएगा, उसमें सेकंड कॉलम नॉन जीरो नहीं होगा। तो जिसमें सेकंड कॉलम जीरो रहेगा वो एम में जाएगा ही, तो ये एम में जा रहा है। अब प्रोडक्ट कर लेते हैं, ए जीरो सी डी से मल्टीप्लाई होगा, ए इंटू सी, जीरो इंटू डी, ए सी आएगा। फिर ए जीरो 0 0 से मल्टीप्लाई होगा, जीरो आएगा। बी जीरो सी डी से होगा, बी सी आएगा। बी जीरो 0 0 से होगा, जीरो आएगा। तो ये भी वही फॉर्म आ रही है, इसका सेकंड कॉलम जीरो है, जिसका सेकंड कॉलम जीरो एम में जाएगा ही जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3, शो दैट सेट ऑफ मैट्रिसेस ए बी 0 C सब रिंग होगा रिंग ऑफ 2 × 2 मैट्रिसेस का। यानी इस बार सिर्फ आपने इस एंट्री को जीरो रखना है। अब हम देखते हैं, इंटीग्रल एलिमेंट है इस बार, यानी कोई भी आपने डेसिमल वाला नंबर नहीं लेना। आर 2 × 2 की मैट्रिक्स है, इंटीग्रल एलिमेंट की वो रिंग बन रहा है। ये प्रूव करा है आपने पीछे कि 2 × 2 की मैट्रिक्स में इंटीग्रल एलिमेंट वो रिंग बनता है। फिर भी आप इसको बिल्कुल आराम से इमेजिन कर सकते हो, दो मैट्रिक्स को जोड़ोगे, जुड़ के सेम फॉर्म की आएगी, आर की 2 × 2 की मैट्रिक्स ही आएगी। उसके बाद एसोसिएटिव लॉ, क्योंकि एलिमेंट किसके जुड़ने हैं, अल्टीमेटली इंटीग्रल जुड़ने हैं, इंटीजर जुड़ने हैं, तो उसमें एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा। 3 नंबर को कैसे मर्जी जोड़ सकते हैं हम। उसके अलावा तीसरी बात थी एडिटिव आइडेंटिटी। अब 0 0 0 0 भी तो 2 × 2 की मैट्रिक्स है, इंटीग्रल एलिमेंट की है, तो एडिटिव आइडेंटिटी भी आ जाएगी। इनवर्स ए बी सी डी का इनवर्स -a -b -c -d बनेगा। ए बी सी डी अगर इंटीजर है तो माइनस भी उनके इंटीजर ही हैं, एडिटिव इनवर्स आ गया। इसके बाद तीसरी चीज़ थी कम्यूटेटिव, सॉरी पांचवी चीज़, ए बी सी डी में अगर कोई भी मैट्रिक्स जोड़ोगे तो अल्टीमेटली इंटीजर ने जुड़ना है, उसको आप जैसे मर्जी जोड़ो, ए प्लस समथिंग करो या समथिंग प्लस ए, इंटीजर की वैल्यू तो सेम ही रहेगी जोड़ने पर। उसके बाद एसोसिएटिव, सॉरी प्रोडक्ट का, मल्टीप्लिकेशन का, क्लोजर लॉ। अब 2 × 2 की मैट्रिक्स को 2 × 2 की मैट्रिक्स से गुणा करोगे तो आएगी तो 2 × 2 की ही, और इंटीजर तो रहेंगे, डेसिमल तो क्रिएट नहीं होते। एसोसिएटिव लॉ हम बचपन से ही करते आ रहे हैं, यानी जब से हमने मैट्रिक्स देखी है तब से हम एसोसिएटिव लॉ देख रहे हैं प्रोडक्ट का भी, कि ए इंटू बी सी हो या बी सी इंटू ए, सॉरी ए इंटू बी सी हो या ए बी इंटू सी हो। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, +2 में जहाँ ये पहली बार आई थी उस समय में भी ये हमने दोनों लॉ किए थे। तो आर रिंग बन जाता है, 8 की 8 प्रॉपर्टी होल्ड करती हैं इसमें। अब देखते हैं कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर A21 एंट्री हमेशा जीरो हो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की एंट्री हमेशा जीरो हो, क्या वो एक सब रिंग बनेगा। देखते हैं, इसमें 0 0 0 तो जाएगा ही, क्योंकि इसमें भी 0 0 0 0 में ये वाली एंट्री हमेशा जीरो होती है। तो ठीक है, नॉन एम्प्टी तो हो गया। दो एलिमेंट इस तरह के ले लिए, डिफरेंस किया, बिल्कुल जीरो रहा यहाँ पे, प्रोडक्ट किया, बिल्कुल जीरो रहा यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, प्रोडक्ट और डिफरेंस दोनों जा रहे हैं, इसलिए ये सब रिंग बन गया। इसके बाद फोर्थ का ए पार्ट है, एग्जाम्पल शो करो कि यूनिटी ऑफ रिंग और सब रिंग सेम नहीं हो सकती, कई बार अलग भी हो सकती हैं। अभी हम एक पीछे एग्जाम्पल लेके चले, इसमें एम और एस लिया था, तो उस तरह से एक एम लिया, ए बी सी डी, साथ 2 × 2 की मैट्रिक्स, अभी भी हमने प्रूव किया था कि रिंग बन जाता है। एस जिसमें 3 एंट्री जीरो हो वो भी एक सब रिंग बनेगा, इसका भी प्रूव बहुत आसान रहने वाला है। कैसे होगा, A0 0 0 इनको जोड़ोगे किसी भी इस तरह की मैट्रिक्स में तो सेम ही आ जाएगी, सेम फॉर्म आ जाएगी। तो या डिफरेंस करोगे तब भी सेम फॉर्म आएगी, प्रोडक्ट करोगे तब भी सेम फॉर्म आएगी। तो मल्टीप्लिकेशन और डिफरेंस होते ही आप सब रिंग बोल सकते हो इसको। इसकी यूनिटी कौन है, 1 0 0 1, इसकी यूनिटी कौन है, इसके साथ जो मल्टीप्लाई करके सेम वैल्यू दे। अब 1 इसके साथ तो इसमें तो यूनिटी ये वाली आ ही नहीं सकती, क्योंकि ये यूनिटी जाने के लिए यहाँ पे 1 आना जरूरी है, नॉन जीरो एंट्री आना जरूरी है, पर ये तो जीरो एंट्री देता है, इसलिए इसकी यूनिटी हो सकती है 1 0 0 0 फॉर्म की। वो चेक करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके कि सेम आती है नहीं आती, बिल्कुल सेम आएगी। A0 0 0 को आप 1 0 0 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो A0 0 0 ही आएगा, तो यूनिटी बन जाएगी ये। ठीक है जी, यानी एम की यूनिटी अलग है, एस की अलग है, तो दोनों की अलग अलग होगी, यही प्रूव करना था कि यूनिटी सेम नहीं होती।
हमेशा सेम नहीं होती। इसके बाद एक और एग्जांपल, सब रिंग ऑफ रिंग विद यूनिटी में फेल टू बी रिंग विद यूनिटी, यानी सब रिंग ऑफ रिंग विद यूनिटी, रिंग विद यूनिटी तो हो गया, पर सब रिंग के पास यूनिटी हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। देखते हैं, इसने z लिया, e लिया, z क्या लिया इसने, इंटीजर का सेट, e क्या लिया, 2 के मल्टीपल्स सारे, प्लस वाले माइनस वाले, तो z एक रिंग बनेगा ये पता है हमको, e उसका सब रिंग बनेगा, उसके लिए आप चेक कर सकते हो, 0 उसमें है, बिल्कुल है, उसके कोई भी 2 एलिमेंट का डिफरेंस करोगे इसी फॉर्म के आएंगे, इवन का डिफरेंस तो इवन ही आता है। तो इसके बाद मल्टीप्लिकेशन की बात करें, 2 नंबर को मल्टीप्लाई करोगे इसमें से उठा के तो इवन तो आएगा ही, तो ये सब रिंग तो बनेगा, क्योंकि इसमें डिफरेंस भी जा रहा है, प्रोडक्ट भी जा रहा है, 2 चीज़ें जाते ही सब रिंग बन जाता है। बट क्या इसके पास जेड के पास यूनिटी तो है, 1 तो है जेड के पास, 1 से किसी को मल्टीप्लाई करो सेम आता है, पर ई के पास है, ई के पास नहीं है। यही लिख रखा है इसने कि रिंग के पास होती है, जरूरी नहीं है कि सब रिंग के पास भी हो। 5th क्वेश्चन में ये बोल रहा है सम ऑफ 2 सब रिंग ऑफ अ रिंग, क्या सब रिंग होगा, अगर नहीं होगा तो एग्जाम्पल शो करो। सम ऑफ 2 सब रिंग इज अ रिंग, ये क्वेश्चन है। तो इसने क्या किया, इसने एक m लिया, 2 गुना 2 की मैट्रिसेस, अभी भी प्रूव करके आ रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 3 में कि सब ये रिंग बनता है। s लिया इसने AB00, जो हमने अभी प्रूव किया था एग्जाम्पल नंबर 2 में कि ये सब रिंग बनेगा। इस फॉर्म को हम कई बार दिखा चुके हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 के पहले पार्ट में भी दिखाया था कि ये भी सब रिंग बनता है। पर क्या इनका सम सब रिंग बनेगा, सम किस तरह का होगा, पहला एलिमेंट इस तरह का होगा, उसमें इसमें सेकंड कॉलम 0 लेना है, दूसरा एलिमेंट इस तरह का होगा, इसमें फर्स्ट कॉलम भी 0 लेना है, और एक एंट्री जो सेकंड कॉलम की है लास्ट एंट्री, इसमें वो भी 0 लेनी है। जोड़ेंगे तो किस तरह का आएगा, पहले कॉलम में ए बी आ जाएगा, दूसरे में C0 आ जाएगा। अब क्या S+T एक सब रिंग बनता है, देखते हैं, ए ले लिया, बी ले लिया, इसमें से मल्टीप्लाई करके तो इस फॉर्म का नहीं आ रहा, तो यानी S+T मल्टीप्लिकेशन के विद रिस्पेक्ट टू क्लोज नहीं है। अब क्लोज नहीं है तो रिंग कैसे बनेगा, S+T, रिंग ही नहीं बनेगा तो सब रिंग कैसे बनेगा, तो ये सब रिंग नहीं बनेगा, यानी सम ऑफ 2 सब रिंग इज नॉट अ सब रिंग, ये हमने प्रूव कर दिया। एग्जाम्पल नंबर 6 है कि अगर R रिंग ऑफ इंटीजर हो तो S इस तरह का हो, हमेशा एक सब रिंग बनता है। देखते हैं, इन इसमें से 0 है इसमें, तो नॉन एम्प्टी, या सबसे पहली चीज़ एडिटिव आइडेंटिटी होती है, हम दिखा सकते हैं, नॉन एम्प्टी हो गया। उसके बाद 2 एलिमेंट इस तरह के लेंगे तो ए के बी के टाइप के होंगे, डिफरेंस करेंगे तो के कॉमन A माइनस बी के टाइप का होगा, के इंटू समथिंग कोई भी हो एस में जाएगा ही जाएगा, क्योंकि ए और बी इंटीजर हैं तो इनका डिफरेंस भी इंटीजर होगा, यहाँ सारे इंटीजर हैं देखो के साथ। इसी तरह प्रोडक्ट करेंगे तो ए बी इंटू के आएगा, ए बी के स्क्वेयर आएगा, तो ए बी के इंटू के आएगा। अब के कहाँ से लिया था, के इंटीजर था, तो ए और बी दोनों इंटीजर हैं, के भी इंटीजर है, तो एक इंटीजर आ गया ओवरऑल, इंटू में के है, इंटीजर इंटू के हमेशा एस में जाता है। ठीक है जी। इसके बाद करेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग पढ़ेंगे। करेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग, आर कोई रिंग है एडिटिव आइडेंटिटी 0 के साथ, तो वो पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट n ए 0 आ जाए या an 0 आ जाए, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r, द स्मॉलेस्ट ऑफ n इज कॉल्ड करेक्टरिस्टिक। इसका बिल्कुल सिंपल मीनिंग अगर मैं बताऊं तो ये कहना ये चाह रहा है कि कितनी बार हर एलिमेंट को जोड़ के सामने 0 आ रहा है, कितनी बार हर एलिमेंट को, n का मतलब क्या है, a को n बार जोड़ना, जैसे मान लो 10 इंटू ए होता तो a को 10 बार जोड़ने पर सामने 0 आ गया, तो मिनिमम वो नंबर जिसको जितनी बार जोड़ने पर हर एलिमेंट 0 आ जाए उस नंबर को करेक्टरिस्टिक बोलते हैं। अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर इस तरह का नहीं मिलेगा तो आप करेक्टरिस्टिक को या तो 0 बोलोगे, इधर 0 होगी या इन्फिनिटी होगी। एग्जाम्पल के तौर पर रिंग ऑफ रेशनल के लिए कोई भी ऐसा इंटीजर नहीं मिलता है या कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलता कि उतनी बार जोड़ें और रेशनल 0 आने शुरू हो जाएं जोड़ने पर ऐसा अगर 0 से लेके 5 तक की काउंटिंग है, एक रिंग बनता है, हमको पता है इस बात का, पीछे प्रूफ किया था। इसके हर एलिमेंट को आप 6 बार जोड़ोगे तो 0 ही आएगा। 5 को 6 बार जोड़ो, 5 जमा 5 जमा 5 जमा 5 30 आएगा, रिमाइंडर आएगा 0, 6 से डिवाइड करके। 4 को 6 बार जोड़ो 0 आएगा, 24 आएगा। 3 को 6 बार जोड़ो 18, 0 आएगा रिमाइंडर। 2 को 6 बार जोड़ोगे 12, 1 को 6 बार जोड़ोगे 6, ये सारे 0 आ रहे हैं।
इसका मतलब कम से कम 6 बार सारे एलिमेंट को जोड़ने पर जीरो आ रहा है। तो वो नंबर जो सबको जीरो बनाए जुड़ने पर, उतनी बार जुड़ने पर, तो उसको हम कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखो इसने निकाल रखी है, 6 से 1 को मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, उतनी बार जोड़ दिया। इसी तरह 2 को 6 बार जोड़ दिया, 3 को 6 बार, 4 को 6 बार जोड़ दिया, 5 को जोड़ दिया। जीरो को तो आप ना ही जोड़ते चाहे, फिर भी जितनी मर्जी बार जोड़ो जीरो को, तो 6 बार जोड़ोगे तब भी जीरो ही आएगा। इसी तरह Zn अगर जीरो से लेके n-1 तक की काउंटिंग है, तो n के एडिशन मोड लो और मल्टीप्लिकेशन मोड लो में उसकी करेक्टरिस्टिक n ही आएगी, कि n बार किसी भी एलिमेंट को आप जोड़ लो इसमें वो जीरो ही आएगा। कुछ थ्योरम्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग विद यूनिटी इज 0 ग्रेटर देन 0 अकॉर्डिंग एज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ रिंग, यानी 1 की बात हो रही है। यूनिटी एलिमेंट ऑफ रिंग रिगार्डेड एज मेंबर ऑफ एडिटिव ग्रुप ऑफ रिंग हैज ऑर्डर 0 और ग्रेटर देन 0। पॉइंट क्या है कि थ्योरम क्या बोल रही है, थ्योरम बोल रही है कि रिंग विद यूनिटी आइडेंटिटी की करेक्टरिस्टिक 0 या ग्रेटर देन 0 होगी। कब होगी? जब उसका यूनिटी एलिमेंट का एडिटिव ऑर्डर 0 हो या 0 से बड़ा हो, यानी जितना यूनिटी का एडिटिव ऑर्डर आएगा उतना ही इसका करेक्टरिस्टिक आएगा। तो देखते हैं, यूनिटी का ऑर्डर इसने 0 मान लिया। अगर यूनिटी का 0 है तो इसका मतलब ये है कि करेक्टरिस्टिक 0 आएगी। इसका रीज़न बता देता हूँ। आपको रिंग में सबको उतनी बार ही जोड़ना होता है और सामने 0 आना होता है। तो अब ये पक्का हो गया कि 1 का ऑर्डर 0 आ गया, यानी 1 का ऑर्डर 0 आने का मतलब हमको 1 का ऐसा नंबर ही नहीं मिल रहा कि उतनी बार जोड़े और 1 0 आ जाए सामने। अगर ऐसा है तो इसका सीधा मतलब यही है कि रिंग का कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जिसको हम कितनी मर्जी बार जोड़ लें 0 नहीं आ रहा, तो उसकी तो करेक्टरिस्टिक मिलेगी नहीं हमको, तो उसकी करेक्टरिस्टिक को हम 0 बोल देंगे। ठीक है जी। रिंग के सभी एलिमेंट को के लिए हमको एक नंबर मिलना चाहिए कि उतनी बार जोड़ें उन सभी एलिमेंट को और सामने 0 आ जाए। पर 1 के लिए तो कंफर्म हो गया कि 1 को आप जितनी मर्जी बार जोड़ लेना 1 0 नहीं आने वाला। 1 का ऑर्डर 0 लिखा हुआ है। 1 को जितनी मर्जी बार जोड़ ले, 1 के लिए आपको ऐसा नंबर मिल ही नहीं रहा, 1 के लिए करेक्टरिस्टिक ही नहीं मिल रही। अगर 1 के लिए नहीं मिल रही तो पूरे आर के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि आर तो ये बोलता है ना कि सबके लिए मिलती है करेक्टरिस्टिक। तो जो सबके लिए मिलेगी वो 1 के लिए भी तो ट्रू होनी चाहिए थी। तो 1 ने मना कर दिया, इसका मतलब कम से कम एक ने मना कर दिया, तो करेक्टरिस्टिक नहीं मिल रही तो 0 है। अब 1 का ऑर्डर n मान लिया, नॉट इक्वल टू 0, ऊपर 0 ले लिया, नीचे नॉन 0 ले लिया। अब 1 का ऑर्डर n है, यानी 1 को n बार जोड़ने पर सामने 0 आएगा, पक्की बात है। 1 + 1 + 1 अप टू n टर्म्स इज इक्वल टू 0, यानी n × 1 इक्वल टू 0। जितनी बार 1 को जोड़ते हैं उतनी बार वो मल्टीप्लाई कर देते हैं, n × 1 इक्वल टू 0। अब a लेके चले हैं बिलोंग्स टू r, n ए निकाल के देखते हैं। अगर n ए 0 हो गया तो इसका मतलब फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r n ए 0 आएगा, फिर n करेक्टरिस्टिक बनने लायक हो जाएगा। n ए क्या है? a + a, इसको हम लिख सकते हैं 1a 1a 1a। सारे में से a कॉमन आ रहा है, a कॉमन ले लिया, इसको बोलते हैं लेफ्ट राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, राइट से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो 1 + 1 + 1 बच गया, n × 1 बच गया, n × 1 तो 0 है, 0 × a क्या आता है? 0 आता है। तो यहाँ से अब ये कंफर्म हो गया कि n टाइम किसी को भी जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। अब पॉइंट ये है कि क्या n लीस्ट होगा? करेक्टरिस्टिक तो लीस्ट होती है, बिल्कुल होगा, क्योंकि आपने क्या लिया है? n को ऑर्डर लिया है 1 का। ऑर्डर किसको बोलते हैं? लीस्ट नंबर जो 0 बनाए। ऑर्डर उसको बोलते हैं जो लीस्ट नंबर 0 बनाए। अब अगर n ऑर्डर है तो 1 को 0 बनाने के लिए n से छोटा नंबर नहीं चलेगा, और n से छोटा अगर नहीं चलेगा तो n अपने आप में छोटा हो गया सबको 0 बनाने के लिए, क्योंकि सबको तो मान लो n से छोटा मिल गया तुमको, मान लो n की जगह m मिल गया जो सबको 0 बना रहा है, पर m 1 को 0 नहीं बना पाएगा क्योंकि m n से छोटा है, और m ऑर्डर नहीं बन सकता 1 का, क्योंकि 1 का ऑर्डर ऑलरेडी n है। n से छोटा कोई भी नंबर 1 को 0 नहीं बना सकता, n × 1। तो ऑर्डर की डेफिनेशन भी यही थी। तो इसका मतलब ये है कि n से छोटा कोई भी नंबर करेक्टरिस्टिक नहीं बन सकता। n छोटा है सबसे करेक्टरिस्टिक बनने के लिए, क्योंकि करेक्टरिस्टिक वो होती है जो सबको 0 बना दे और सबसे छोटी वैल्यू ले। अब सबको तो 0 m बना देगा, पर 1 को छोड़ देगा, तो 1 को कौन 0 बना पा रहा है? n। तो वो जो n 1 को 0 बना रहा है वही तो करेक्टरिस्टिक आएगा। ठीक है जी, सबको 0 तो बना पा रहा है ना n। करेक्टरिस्टिक ऑफ इंटीग्रल डोमेन या तो 0 होती है, और अगर पॉजिटिव होती है
तो वो किसी भी नॉन जीरो एलिमेंट का एडिटिव ऑर्डर देखती है। फिर वही सेम बात, इस बार करेक्टरिस्टिक ऑफ इंटीग्रल डोमेन की बात है, पीछे करेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग विद यूनिटी की बात थी। पिछली थ्योरम ये कहती थी कि करेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग विद यूनिटी का करेक्टरिस्टिक या तो जीरो होता है या एन होता है। जीरो कब होता है? जब यूनिटी का एडिटिव ऑर्डर जीरो आए। एन कब होता है? जब यूनिटी का एडिटिव ऑर्डर एन आए। वन का एडिटिव ऑर्डर, यूनिटी का एडिटिव ऑर्डर एन आए। सेम करेक्टरिस्टिक ऑफ इंटीग्रल डोमेन के लिए कर रहे हैं। जीरो होगा या एन होगा, हर नॉन जीरो एलिमेंट का एडिटिव ऑर्डर या तो जीरो आए या एन आए। ठीक है जी, शुरू करते हैं इसको। मान लिया नॉन जीरो एलिमेंट है एक आर में ए, अगर ए का ऑर्डर जीरो है तो फिर वही सेम बात कि करेक्टरिस्टिक ऑफ आर तो नॉन जीरो होने से रही, क्योंकि अगर आप करेक्टरिस्टिक ऑफ आर को एन ले लेते हो तो एन लेने का मतलब ये है, या एम ले लेते हो या पी ले लेते हो, कुछ भी ले लेते हो, उतनी बार ए को जोड़ने पर जीरो आना चाहिए। पर ए का तो एडिटिव ऑर्डर जीरो आ चुका है, यानी ए को तो आप कितनी मर्जी बार जोड़ लेना, जीरो तो सामने आना नहीं चाहिए। अगर ए को जितनी मर्जी बार जोड़ने से जीरो आ रहा है सामने, जितनी बार भी जोड़ लें जीरो नहीं आ रहा है सामने, तो आर के लिए कोई भी ऐसा नंबर आपको नहीं मिलेगा जो सबको जीरो बनाए। कम से कम ए को जीरो बनाने वाला तो नंबर नहीं मिलेगा। तो अगर एक ने भी रोक दिया, एक को भी जीरो बनाने वाला नंबर नहीं मिला, तो आर के पास करेक्टरिस्टिक नहीं होगी। करेक्टरिस्टिक तो वो होती है जो सबको जीरो बनाए। वो ए को भी बनाएगी, बी को भी, सी को भी, डी को भी। तो ए को तो जीरो कोई बना ही नहीं पा रहा, इसलिए करेक्टरिस्टिक इसकी होगी ही नहीं। जिसकी नहीं होती है उसकी जीरो मान लेते हैं। मान लिया अब ए का ऑर्डर एन है, एन नॉन जीरो नंबर लिया, एक बार जीरो ऑर्डर लेके चले हैं, अब नॉन जीरो लेके चले हैं, एन ए इक्वल टू जीरो हो गया। अगर एन इसका ऑर्डर है तो एन ए इक्वल टू जीरो, एडिटिव ऑर्डर की बात हो रही है, यानी ए को एन बार जोड़ने पर जीरो आएगा। बी कोई और नॉन जीरो एलिमेंट ले लिया, ठीक है जी, एन ए जीरो है तो एन ए इंटू बी जीरो आएगा, एन ए इंटू बी जीरो आएगा। एन ए कौन है? ए प्लस ए एन टाइम्स बी। अब राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो, ए बी हो जाएगा। ए कॉमन ले लो, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो, ए इंटू बी हो जाएगा, ए इंटू एन बी हो जाएगा, ए इंटू एन बी हो जाएगा। बट क्योंकि यहाँ तो इंटीग्रल डोमेन की बात है, या तो ए जीरो होगा इंटीग्रल डोमेन में, या एन भी जीरो होगा। इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन ये होती है कि वो विदाउट जीरो डिवाइजर होता है, या तो ए जीरो होगा या एन भी। पर ए तो जीरो हो नहीं सकता, क्योंकि ए का ऑर्डर तो एन है। ए का ऑर्डर, ए जीरो कब होता है? जब उसका ऑर्डर वन आता, वन। एन है, एन का मतलब क्या है कि उसको एन बार जोड़ने से ही जीरो होगा, उससे छोटे नंबर के लिए जोड़ने पर जीरो नहीं होगा। यानी ए जीरो नहीं हो सकता, एन भी जीरो हो सकता है, एन भी जीरो हो गया। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि जो एन बी था, यानी कोई भी नंबर आप लेके चलो ए के अलावा, बी एनी अदर नंबर, कोई भी और बी लेके चलो, कोई भी और एलिमेंट लेके चलो, उसका एन से मल्टीप्लाई करने पर जीरो आ रहा है, उसको एन बार जोड़ने पर जीरो आ रहा है। हैंस एन करेक्टरिस्टिक बन सकता है, पर एन को लीस्ट होना पड़ेगा। बिल्कुल लीस्ट है जी, ए का ऑर्डर है और जो ऑर्डर होता है वो लीस्ट होता है, और जो लीस्ट हो गया तो उससे छोटा तो कोई मिलेगा नहीं जो ए को जीरो बनाए। अब ए के लिए अगर कोई छोटा नहीं मिलेगा तो एन को ही करेक्टरिस्टिक बनना पड़ेगा, क्योंकि छोटा नहीं मिल रहा कोई। तो एन ए इक्वल टू जीरो, एन जीरो इक्वल टू जीरो, तो एन इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट एन एक्स इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। एन हो गया करेक्टरिस्टिक। ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट है द ऑर्डर ऑफ ईच नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन इज सेम। ऑर्डर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन, जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट होते हैं उन सब का ऑर्डर सेम होता है, उन सबका एडिटिव ऑर्डर सेम होता है। एडिटिव ग्रुप की बात कर रहा है। इंटीग्रल डोमेन के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक मल्टीप्लिकेशन का, एक एडिटिव का। तो ये एडिटिव की बात कर रहा है। शुरू करते हैं। आर इंटीग्रल डोमेन है, नॉन जीरो एलिमेंट ले लिया ए, एन ए का ऑर्डर ले लिया, बी कोई और नॉन जीरो एलिमेंट ले लिया। अगर एन जीरो हुआ, अगर एन जीरो हुआ तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर के नहीं मिलेगा कि के ए जीरो आ जाए। इसका कहने का मतलब है कि अगर ए का ऑर्डर जीरो आ गया तो ए को जितनी मर्जी बार जोड़ लेना, जीरो नहीं आ सकता सामने। क्योंकि अगर जितनी मर्जी बार जोड़ने में जीरो आ गया ना, तो जितनी बार तुमने जोड़ा है वो ऑर्डर बन जाएगा, पर ऑर्डर तो जीरो है, ऑर्डर तो मिल नहीं रहा हमको। इसलिए ए को कोई भी ऐसा आपको नंबर नहीं मिलेगा, पॉजिटिव नंबर, जितनी बार जोड़ने पर सामने जीरो आ जाए। मान लिया बी का ऑर्डर एम है, यानी एम इंटू बी जीरो आ रहा है।
एम को बी बार जोड़ने बी को एम बार जोड़ने पर 0 आ रहा है, एडिटिव ग्रुप की बात हो रही है, जोड़ने की ही बात हो रही है। तो अगर ऑर्डर एम ले लिया तो एम बार जोड़ने पर बी को 0 आ जाएगा सामने। पर अगर एम बी 0 है तो ए इंटू एम बी 0 आएगा, ए इंटू बी बी 0 आएगा, ए डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा लेफ्ट से, बी कॉमन आ जाएगा राइट से, ए प्लस ए एम टाइम्स एम में बनता है, एम इंटू बी 0 आ जाएगा। अब या तो बी 0 है या एम में 0 है, पर यहाँ बी 0 हो नहीं सकता क्योंकि आपने बी का ऑर्डर एम लिया है और बी को नॉन जीरो एलिमेंट लिया है। तो एम में 0 हो जाएगा, एम में 0 होते ही एम का ऑर्डर नॉन जीरो हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कॉन्ट्राडिक्शन, हेंस आर सपोजिशन इज रॉन्ग, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ बी और ऑर्डर ऑफ ए 0 हो जाएगा अगर आपने ए का ऑर्डर 0 लिया है। तो देखो एम आपको एम मिलेगा ही नहीं, एम नहीं मिलेगा तो इसका मतलब आप एम ऑर्डर गलत लेके चले थे, आप बात गलत मान के चले थे, इसलिए ए का ऑर्डर बी का ऑर्डर सेम 0 हो जाएगा। केस 2, अब एन अगर पॉजिटिव है, ऊपर आपने 0 लिया है नीचे पॉजिटिव ले लिया, तो एन ए 0 हो जाएगा। फिर वही सेम प्रूफ जो भी करके आ रहे हैं हम पिछली थ्योरम में, एन ए बी 0 हो जाएगा, ए लिख सकते हो इसको एन टाइम्स आप, ए बी हो जाएगा, बी कॉमन आ जाएगा, ए कॉमन आ जाएगा इस पर, ए इंटू एन बी 0 आ जाएगा, ए तो 0 हो नहीं सकता, नॉन जीरो एलिमेंट लेके चले हैं, एन बी 0 हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ बी एन से कम आ गया। जब भी बी को एन टाइम जोड़ने पर 0 आ रहा है इसका मतलब बी का ऑर्डर एन से लेस देन इक्वल टू रहेगा, क्योंकि हो सकता है इससे छोटा नंबर भी मिल जाए जो बी को 0 बनाए। मान लिया बी का ऑर्डर एम आ गया, अगर बी का ऑर्डर एम है, एन से कम है, तो एम बी 0 हो जाएगा, ए इंटू एम बी 0 हो जाएगा, ए इंटू बी प्लस बी एम टाइम 0 हो जाएगा, ए बी एम टाइम 0 हो जाएगा। अब की बार बी कॉमन, ए प्लस ए एम टाइम 0 हो जाएगा, एम में 0 हो जाएगा, बी तो 0 हो नहीं सकता, इंटीग्रल डोमेन में किसी एक को 0 होना पड़ता है, बी 0 नहीं हो सकता, एम में 0 हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ ए एम से कम आ गया, यानी एन एम से कम आ गया, ऑर्डर ऑफ ए तो एन लेके चले हम, एन एम से कम आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन उल्टा है इसका, तो कॉन्ट्राडिक्शन, दिस कॉन्ट्राडिक्शन शोज दैट कि जो ऑर्डर ऑफ बी है वो सेम आएगा एन के बराबर, छोटा नहीं ले सकते आप उसको। ठीक है जी। इसके बाद प्रूव दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटीग्रल डोमेन ईदर 0 और प्राइम नंबर, या तो 0 होगी या प्राइम नंबर होगी। अभी अभी हमने देखा था कि 0 तो तब होती है जब उसका कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट हम लेते हैं उसका एडिटिव ऑर्डर 0 ले लेते हैं, तो ये तो हम देख चुके हैं चीज़ पीछे थ्योरम 2 में। करेक्टरिस्टिक प्राइम नंबर होगी वो दूसरा बात है। तो ऑर्डर ऑफ ए इसने पी लिया, पी नॉन जीरो है, हम प्रूव करेंगे करेक्टरिस्टिक पी है। ये प्रूव हो चुका है ऑलरेडी कि जो भी नॉन जीरो एलिमेंट का, किसी भी नॉन जीरो एलिमेंट का एडिटिव ऑर्डर आप लेते हो, यहाँ एन लिया था हमने, एडिटिव ऑर्डर आप लेते हो तो वही एडिटिव ऑर्डर उसका करेक्टरिस्टिक बनता है लास्ट में। तो यहाँ पी करेक्टरिस्टिक बन जाएगा, वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पी को प्राइम प्रूव करेंगे, इफ़ पॉसिबल पी प्राइम नहीं है, कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? जिसके कम से कम 2 टुकड़े हों, दोनों टुकड़े 0 से बड़े हों और हमारे नंबर से छोटे हों। टुकड़े तो उसी को बोलते हैं प्रॉपर टुकड़े जो 0 से बड़े हों, इवन 1 से भी बड़े हों। 1 भी नहीं आएगा यहाँ, वहाँ 1 लिख सकते हो आप, 1 भी नहीं बन सकता ना टुकड़ा। फिर अगर 1 बन गया तो इसको 1 रख दिया तो फिर पी और P2 तो बराबर हो जाएंगे। 1 से बड़े हों, पी से छोटे हों, उनको बोलते हैं प्रॉपर। तो आर इंटीग्रल डोमेन है, ए नॉन जीरो है, ए स्क्वेयर यानी ए इंटू ए 0 नहीं आ सकता, क्योंकि 0 आने के लिए किसी एक को तो 0 होना पड़ेगा, तो दोनों नॉन जीरो हैं ए, इसलिए ए स्क्वेयर भी नॉन जीरो है, ए स्क्वेयर भी नॉन जीरो है। अब क्योंकि पी करेक्टरिस्टिक है आर की, पी करेक्टरिस्टिक है आर की, हमने प्रूव किया था पीछे अभी पिछली थ्योरम में कि जो किसी भी नॉन जीरो एलिमेंट का ऑर्डर आता है वो सबका ऑर्डर बन जाता है। हमने यहाँ पी क्या लिया है जी? ऑर्डर ऑफ ए लिया है, नॉन जीरो एलिमेंट का ऑर्डर। ए कोई नॉन जीरो एलिमेंट है, उसका ऑर्डर पी लिया है, तो सबका ऑर्डर पी बन जाएगा। पिछली थ्योरम से लास्ट में प्रूव भी किया था हमने। तो अब ऑर्डर ऑफ ए स्क्वेयर भी पी बन जाएगा। ए नॉन जीरो है, ए स्क्वेयर भी नॉन जीरो है, दोनों का ऑर्डर सेम आएगा, पी आ गया। अब अगर ऑर्डर ऑफ ए स्क्वेयर पी है तो पी, ए स्क्वेयर को पी बार जोड़ने पर 0 आ जाएगा, पी बार ऐड करने पर। ठीक है जी। तो पी को हम पुट कर सकते हैं P1 P2। अब P1 P2 को आप अलग अलग कर सकते हो, P1 A P2 A। कैसे? P1 P2 A स्क्वेयर क्या है? P1 P2 A स्क्वेयर है P1 P2 बार A स्क्वेयर को जोड़ना।
यानी ए स्क्वायर अप टू सोन ए स्क्वायर P1 P2 टाइम्स। ठीक है जी। अब पॉइंट ये है कि आप जो P1 P2 बार जोड़ रहे हो इसकी जगह आप यहाँ P2A स्क्वायर अप टू सोन P2A स्क्वायर P1 टाइम भी जोड़ सकते थे। सही है जी, P1 टाइम भी जोड़ सकते थे इसको। तो पॉइंट ये है कि जो ये P2A स्क्वायर है इसमें से A कॉमन आ रहा है, इसमें से A आप कॉमन ले सकते हो, तो A कॉमन ले लो। आप लेफ्ट में भी ले सकते हो, राइट में भी ले सकते हो, जहां आपको सही लगे वहां आप ले सकते हो। तो मैं A कॉमन ले लेता हूं इसमें। तो P1 टाइम्स था, A कॉमन ले लेते हैं इसमें से, P2A इंटू में A कितने टाइम्स था ये? P1 टाइम्स। तो अब ये जो A इंटू में है, आप इसको भी इस तरह से देख सकते हो कि जो भी समथिंग इंटू होता है उतने टाइम्स हम इसको एक तरह से ऐड कर रहे होते हैं। तो ये अब P1 टाइम्स ऑलरेडी था, ये A टाइम्स और हो गया ये, क्योंकि आप दुगुना किसी को करते हो तो उसका मतलब आप 2 बार जोड़ रहे होते हो, 3 गुना करते हो 3 बार जोड़ रहे हो, तो A गुना कर रहे हो आप इसके साथ। A गुना का मतलब A टाइम्स और जोड़ रहे हो आप इसको। तो ये बन जाएगा P2A अप टू सोन P2A P1A टाइम्स बस और रहा था P1A टाइम्स। तो P1A टाइम P2A को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? P1A इंटू P2A, यानी P2A P1A टाइम्स। अगर मैं यहाँ n इंटू P2A करता तो मैं P2A n टाइम्स करता, तो P2A P1A P1A टाइम्स हो गया। इसलिए ये P1A इंटू P2A आ रहा है। यहाँ से इंटीग्रल डोमेन का मतलब होता है कि या तो P1A 0 होगा या P2A 0 होगा। पर अगर P1A 0 हुआ तो और अगर P1A 0 है तो ऑर्डर ऑफ A P1 से कम हो जाएगा, P2A 0 है तो ऑर्डर ऑफ A P2 से कम हो जाएगा। पर ऑर्डर ऑफ A, अगर ऑर्डर ऑफ A तो P है, अगर ऑर्डर ऑफ A P1 से कम हो जाएगा तो P P1 से कम हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ A अगर P2 से कम हो जाएगा तो P P2 से कम हो जाएगा। पर दोनों कंडीशन में P, ये इक्वल का साइन भी रहेगा इसमें, P अगर P1 से कम हो रहा है या P P2 से कम हो रहा है तो ये दोनों तो छोटे थे P से, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी। इस कॉन्ट्राडिक्शन से हम शो कर सकते हैं कि जो हमने माना था गलत माना था, हमने टुकड़े मान लिए थे P के, कंपोजिट मान लिया था P को, वो कंपोजिट नहीं है, वो प्राइम नंबर है। यही हमने प्रूव करना था। इसके बाद आपने एक्सरसाइज ट्राई करनी है 5.2। ठीक है जी।